लॉकडाउन 4 की शुरुआत काफी रियायतों के साथ शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद हर एक राज्य अपनी अपनी नीति बनाने में लगे हुए हैं, वहीं प्रवासी मजदूरों का संकट दिन प्रतिदिन लगातार गहराता ही जा रहा है। भूख और महामारी की थपेड़ों के बीच प्रवासी मजदूर चिलचिलाती धूप का सामना करने को मजबूर है। पूरे देश में लगभग 15 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार को ही अगर मिला दें तो लगभग 60% प्रवासी मजदूर हो जाते हैं। रोजगार छीन जाने के बाद इनका पलायन का सिलसिला निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। असहनीय दर्द को झेलता ये वर्ग यूं तो अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन महामारी का यह दौर उसके सबसे भयावह सपने जैसा है। सरकारें चाहे जो भी दावा करें, लेकिन इनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच का तकरार भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मजदूरों से मिलने जब सड़क पर जाते हैं तो राजनीति अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस संकट को दूर करने का प्रयास का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। इसी बीच मदरलैंड वॉइस के प्रबंध संपादक नरेंद्र भंडारी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दौरा किया और वर्तमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार से मिले और उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का जायजा लिया। राजीव भवन में काफ़ी प्रवासी मजदूर आज कहीं से लेकर आए हैं ये राजीव भवन में, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं, उन सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ऐसा भी ये जो फैमिली आई है प्रवासियों की, ये कहाँ से लेके आए हैं? देखिए, हमें पता चला ये अलग अलग जगह से आए हैं। ये पैदल जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया, जाने नहीं दिया। कुछ जम्मू से लेबर हैं जो गोरखपुर योगी जी के ज़िले से हैं। वो लोग बाहर देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में हैं, तकरीबन 100 लोग हैं। ऐसे ही मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको देख के रूह कांप जाती है कि इतने घंटों पैदल गर्मी में चले हैं। कोई गुड़गांव से आया है, कोई नांगलोई से आया है, दिल्ली से। जब हमें पता चला, हम खाना पानी जो लेके जा सकते थे और समय लेट हो गया, देख रहे हैं अंधेरा है। सो अभी आज हमने इनको, क्योंकि हमने दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय इन लोगों के लिए खोला है शेल्टर के रूप में, आज ये रुकेंगे। हम जो हमसे बन पा रहा है, इनकी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इनको रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और सरकार से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि इनको पहुंचाने के लिए व्यवस्था करें, चाहे ट्रेन की हो या बस की हो। नहीं तो कोई और अन्य विकल्प होगा तो वो हम इनको करके इनके शहर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कल सुबह। तो ये सब इनके जो आज जो खाने वगैरह की व्यवस्था है वो कौन करेगा? क्या आप लोग करेंगे? क्या कैसे रहेगी इनकी व्यवस्था? बिल्कुल सब हम ही कर रहे हैं सर। 55 दिन हो गए तकरीबन जब से लॉकडाउन शुरू। आप देख सकते हैं ये हमारा निरंतर आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, हमारी रसोई चल रही है। और मेरे साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जाबाज सिपाही हैं। सोनिया जी के निर्देश पे, राहुल जी का आदेश, प्रियंका जी का लगातार लोगों से अपील, उसका ये परिणाम है कि तमाम लोगों के हाथ हमारे साथ जुड़े हैं। कोई राशन दे के जाता है, देख सकते हैं, कोई आटा दे रहा है, किसी ने चावल दिया है, कुछ और तरह के अन्य सामान हैं जो इन लोगों के लिए हम सेवा में निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा भी कब तक चलता रहेगा ये वाला अभियान? जब तक प्रभु इच्छा है सर। लेकिन ये जरूर है कि लॉकडाउन जरूर और ये बीमारी जल्दी खत्म हो, लेकिन हमारी ये सेवा प्रभु इच्छा था कि जब तक वो कहेगा ऊपर वाला, हम करते रहेंगे। जब तक हमारे पास संसाधन हैं, साथियों के हाथ, आप जैसे लोगों के हाथ मदद के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। तो सब केजरीवाल जी कहते हैं कि वे लाखों लोगों को दिल्ली में खाना खिलाते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था कराते हैं, उनके सारे इंतजाम कराते हैं, और उन्होंने कहा है कि अब कहा है कि वो ट्रेनों की व्यवस्था कराएंगे। इस मामले में आपका क्या कहना है? सर, मैं यही कह सकता हूं कि केजरीवाल साहब जरूर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और यदि दिल्ली की सच्चाई देखनी है तो रोड पे केजरीवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। 55 दिन हो गए हैं, अपने ऑफिस से निकलिए, उन सरकारी स्कूलों का हाल देखिए जहाँ खाना बट रहा है। आप उन लोगों के दर्द को सुनिए, उनके पैरों को देखिए, बच्चों के देखिए, बुजुर्गों के जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, तो शायद तब समझ में आएगा कि जनता का कष्ट कितना है। तो सच्चाई उनके विपरीत है जो वो बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया या अपने बयान के द्वारा वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो अलग है, और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके विपरीत है। श्रमिक बहुत दुख में है, परेशानी में है, और उनका हौसला जवाब दे रहा है, और वो अपने घर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे कहानियाँ, किस्से सुनाते हैं, दर्द होता है उनकी बातों को सुनकर, पीड़ा होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ जो बन पा रहा है कांग्रेस के सिपाहियों से, वो मैं कर रहा हूँ। और लगातार हमारी ये कोशिश रहेगी
कि इनकी हम वो सेवा कर पाएँ, इनका दर्द कुछ बांट पाएँ, इनका हौसला ना टूटने दें, इनकी उम्मीद ना टूटने दें। और ये प्रेरणा हमें सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी लगातार देते हैं। राजीव भवन राजीव जी की याद में है, ये कांग्रेस का कार्यालय है। कल तक कार्यालय था, लेकिन आज हमने आशियाना बनाया है। जो ज़रूरतमंद लोग आइए रुकिए। यमुना ब्रिज पे, यमुना के अंदर ये लोग थे, क्या हाल होता, कैसे सोते, क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मुझे मालूम है मस्कीटोज़ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ जाएंगे, तो इनके चेहरे, इनकी मुस्कान, बच्चों की इनकी प्यारी प्यारी जो छोटी छोटी बातें हैं, दिल को कहीं ना कहीं दहला देती हैं। और एक बच्ची है मुस्कान, कहाँ है मुस्कान, तो ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पहुँचे तो उनकी मदद के लिए हम आए। दोस्तों, राजीव भवन में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको अनिल चौधरी अनिल जी लेकर आए हैं, तो आज इनके परिवारों से भी आपको मिलवाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ थे आप लोग अभी तक, कहाँ थे? कहाँ, दिल्ली में? दिल्ली में रह रहे थे इस समय? हाँ। और पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव के? हाँ, सिवान का। सिवान के हैं। जी। तो वापस जाना चाहते हैं सिवान में? जी। क्यों वापस जाना चाहते हैं, कि दिल्ली में खाने का इंतजाम ना, नहीं है? मेरा कुछ की व्यवस्था नहीं है। मेरा जो और लोग थे आपके आसपास, उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से? हमारे एक भाई है, उनके लिए गांव जाएंगे एक लड़का। कोई व्यवस्था नहीं है किसी के लिए? ना, नहीं। नहीं। अब वापस जाना चाहते हैं? जी। अब अगर ये ठीक हो गया माहौल तो वापस आ जाएंगे दिल्ली की आप? नहीं, अब हम नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे? दिल्ली से दिल खट्टा हो गया आप लोगों का? बहुत। देखा दोस्तों, दिल्ली का माहौल देख के, और हालांकि केजरीवाल सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कहते हैं कि लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, पूरे शेल्टर होम है, रहने का इंतजाम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इनके जाने की व्यवस्था भी सरकार कह रही कर रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा, इनकी बातें सुनकर नहीं लगता कि कोई ऐसी व्यवस्था है। उसको लेकर बहुत निराश है, और ये लोग फैसला कर चुके हैं कि वापस अब दिल्ली नहीं आएंगे। सेवा कार्य के इंचार्ज डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा से भी बात की और पूरा विवरण दिया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की और कार्यालय में उनके रुकने और खाने के प्रबंध पर भी चर्चा की। प्रदेश कार्यालय को प्रवासी श्रमिकों के लिए खोल दिया गया है और पिछले 2 महीने से कांग्रेस की रसोई और सैनिटाइजेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर हेमेंद्र ने बताया कि उन्होंने काम की शुरुआत 2-4 कार्यकर्ताओं के साथ ही की, लेकिन उनको चौधरी अनिल कुमार प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य को सफलतापूर्वक करने का सुनहरा अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए स्लोगन आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई भूखा ना रहे कोई, कांग्रेस का सिपाही करेगा कोरोना की धुलाई, सैनिटाइजेशन अभियान के लिए प्रयोग किया गया है। क्या है ये? सबसे पहले मदर लैंड बॉयज़ का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कंट्रोल रूम का, तो डीपीसीसी प्रेसिडेंट माननीय चौधरी अनिल कुमार जी ने जैसे ही ये कोविड का इन्फेक्शन फैला तो इस कंट्रोल रूम का उन्होंने एक स्थापना की, और इसमें हमारा उद्देश्य था कि यहाँ जितने भी लोग प्रवासी मजदूर या ज़रूरतमंद लोग जहाँ जहाँ फंस गए हैं, जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से जो कोई भी कॉल आया उसकी हम समस्या का कैसे निवारण करें। तो हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, एक लैंडलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारी लैंडलाइन पर कोई कॉल आती है कि हमारे पास राशन नहीं है, खाने पीने की कोई समस्या है, कोई दवाई नहीं है, कोई बीमार है, तो हम अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ लेवल के अध्यक्ष, हारे जीते जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके माध्यम से उसको वेरीफाई कराते हैं, तुरंत उसको हर संभव हम जो मदद है वो मुहैया करा रहे हैं। तकरीबन अभी तक पिछले लॉकडाउन में 70 से 80 हज़ार लोगों को हम सूखा राशन उनके घरों में पहुंचवा चुके हैं डीपीसीसी के माध्यम से। दूसरा, फिर एक समस्या उठी उसके बाद कि राशन की समस्या तो थी, फिर एक समस्या उठी कि ये कोविड का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है और इसको कैसे लोगों को बचाया जाए, डिसइंफेक्ट किया जाए। तो डीपीसीसी प्रेसिडेंट श्री चौधरी अनिल कुमार जी ने एक निर्णय लिया कि अब हम एक सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम बनाएं। उसमें एक टैगलाइन चली हमारी, कोरोना का कांग्रेस का सिपाही करेगा कोरोना की धुलाई। तो यहाँ से एक सैनिटाइजेशन मशीन इशू की गई ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं को, और यही नंबर हमने फिर दोबारा जारी किया
एक हेल्पलाइन के माध्यम से। तो जब भी हमारे पास इस चीज़ की कॉल आती है कि हमारे यहाँ सैनिटाइज करा दिया जाए, तो जैसे ही कॉल आती है हम तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उस जगह को सैनिटाइज करा देते हैं। इसके बाद एक समस्या और उभर के आई कि अभी तक तो लोग जहाँ फंसे हुए थे वहाँ उनको राशन मिल रहा था, चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया तो उससे लोगों की समस्या बहुत बढ़ी। तो अब प्रवासी मजदूर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं और लॉकडाउन के पीरियड में अचानक फंस गए। तो इसका निवारण करने के लिए हमने फिर ये हेल्पलाइन दोबारा से हमने इस नंबर को प्रसारित किया और उस पर निर्णय लिया कि जितने भी प्रवासी लोग और मजदूर बहन भाई हमारे फंसे हुए हैं तो उनको डीपीसीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने कहा कि आप सबको मदद पहुंचाइए, उनके घरों में उनको जाने की व्यवस्था कीजिए। तो हमने एक लिंक जारी किया, उस पर हमें कोई भी व्यक्ति जो फंसा हुआ है वो हमें आवेदन करता है, तुरंत उसको गूगल फॉर्म मिलता है और वो एक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो अभी तक तकरीबन 87 से 88 हज़ार लोगों का आवेदन हम लोग को आ चुका है, जो हम दिल्ली सरकार को भी दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के ऑफिस जो है मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे आपके बेड लगे हुए हैं और जैसे लगता है कि कोई गेस्ट हाउस बन गया है ये, तो ये उसका क्या कारण है, क्या क्या रीज़न है ये वाला, क्या कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर? सर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो लोग अभी चाहे उनको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, या तो बसों के इंतज़ार में है, ट्रेनों के इंतज़ार में है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास कहीं शेल्टर नहीं है और उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उन लोग को हम डीपीसीसी प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार जी ने इसको कार्यालय को शेल्टर होम में बदल दिया है। उनके यहाँ रहने का, खाने का और साफ सफाई का हर चीज़ का इंतज़ाम है और फिर उनको जहाँ भी जाना होगा हम उनको उनके उसी गंतव्य पर पहुँचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कंट्रोल रूम में कितने लोग इस समय कार्यरत हैं? कंट्रोल रूम में सर मेरे साथ डीपीसीसी प्रेसिडेंट ने मुझे एक टीम दी है जिसमें 10 से 12 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और उनके ऊपर भी एक टीम है, जब हम लोग कोई चीज़ हमसे रह जाती है तो वो लोग भी हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी ये? सर देखिए, जिस हिसाब से सरकार की नाकामी और एक फेलियर का मैं देख रहा हूँ कि जितना इंतजाम करने चाहिए तो उन्होंने नहीं कर पाए, और इन्फेक्शन अभी एक वायरस का यही नहीं पता चल रहा वो कैसे बिहेव कर रहा है और हम उसकी चैन को कैसे तोड़ें, तो मुझे तो लगता है कि अभी और लंबाई खींचने वाला है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल तो कहते हैं कि वो लाखों लोगों को दिन में खाना खिलाते हैं, दोनों टाइम का खाना खिला रहे हैं, शेल्टर होम में उनकी ठहरने की व्यवस्था है, तो आपका क्या मानना है, कितने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, क्या इतने लोगों की ठहरने की व्यवस्था है क्या? सर, चौधरी अनिल कुमार जी की अध्यक्षता में हमने एक आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई भूखा न रहे कोई, ये कैंपेन हमने चलाया था। तो उसमें तकरीबन 170 की संख्या तक हमारी कांग्रेस की रसोई पहुंच गई थी और तकरीबन 50 से 52 हज़ार लोगों को हम लोग यहाँ पे कांग्रेस की रसोई के माध्यम से लोग दोपहर का खाना खिला रहे थे। और अगर आपको लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है तो लोग सड़क पे इतनी बेहाली में, बदहाली में नहीं घूम रहे होते। डॉक्टर साहब, चौधरी अनिल जी को कल प्रवासियों को जो है छोड़ने जा रहे थे दिल्ली से बाहर, तो उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा बना दिया। आपका इस मामले में क्या कहना है कि वो मुकदमा ठीक है या क्या करना चाहिए था? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डीपीसीसी प्रेसिडेंट आजकल किसी भी राजनीति के मूड में नहीं है, ना वो किसी मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर, ज़रूरतमंद भाई बहन जो फंस गए, उनकी डीपीसीसी के माध्यम से एक हर संभव सहायता हो, हर मदद हो। मुझे लग रहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने ये ऐसा काम किया है जो बहुत ही निंदनीय काम है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसमें थोड़ी व्यवस्था दिखाएंगे, क्या व्यवस्था क्या है यहाँ पे? सर, हमने देखिए कुछ तो ऐसा सूखा खाने का ऐसा सामान बनवाया है कि जो अगर हम किसी प्रवासी मजदूर भाई बहन जो यहाँ से हम लोग जिनको भेजेंगे उनके गंतव्य पे, तो एक पैकेट बना के हम दे रहे हैं जिससे वो 10, 12, 15 घंटे तक एक सूखा खाना खराब ना हो। उसके बाद आप देखिए कि ये चावल की बोरियाँ हैं जो हम लोग यहाँ कांग्रेस की रसोई एक मदद का हाथ बढ़ाएं, उसके अंतर्गत जो चल रहा है ये उसके लिए कच्चा राशन है जो बन रहा है। थोड़े से कुछ पैकेट्स हैं यहाँ जो रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ से हम लोगों को अचानक जो कॉल आती है वो इंस्टेंट लेवल पे हम उनको सूखा राशन जिसके पास नहीं है उनके घरों में हम पहुँचवाने की व्यवस्था करते हैं। जो टोटल तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोगों को हम यहाँ से भिजवा चुके हैं डीपीसीसी के माध्यम से। कितने? सर, तकरीबन 500 से 1000 आदमियों का खाना यहाँ दोपहर को रोज़ बनता है और कोशिश ये करते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ से भूखा ना जाए। प्रवासी श्रमिकों का यह दर्द किसी कवि ने कुछ यूं बयां किया है। जिंदा रहे तो फिर से आएंगे तुम्हारे शहरों को आबाद करने, वहीं मिलेंगे गगनचुंबी इमारतों के नीचे प्लास्टिक की तिरपाल से ढकी अपनी झुग्गियों में, चौराहों पर अपने औजार के साथ
फैक्ट्रियों से निकलते काले धुएं जैसे, होटलों और ढाबों पर खाना बनाते, बर्तनों को धोते, हर गली हर नुक्कड़ पर फेरियों में रिक्शा खींचते, ऑटो चलाते, मंजिलों तक पहुंचाते, हर कहीं कहीं हम मिल जाएंगे, पानी पिलाते, गन्ना पेरते, कपड़े धोते, प्रेस करते, समोसा तलते, पानी पूड़ी बेचते, ईंट भट्टों पर तेजाब से धोते जेवरात, पॉलिश करते स्टील के बर्तनों को, मुरादाबाद ब्रास के कारखानों से लेकर फिरोजाबाद की चूड़ियों, पंजाब के खेतों से लेकर लोहा मंडी, गोविंदगढ़ चाय बागानों से लेकर जहाज रानी तक मंडियों में माल ढोते, हर जगह होंगे हम। बस इस बार एक बार घर पहुंचा दो, घर पर बूढ़ी माँ है, बाप है, सुनकर खबर को परेशान हैं, बाट जोह रहे हैं काका काकी, मत रोको हमें जाने दो, आएंगे फिर जिंदा रहे तो, नहीं तो अपनी मिट्टी में समा जाने दो।